नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 22 है। इस वीडियो में हम MS एक्सेल के मैथमेटिकल कैटेगरी के फंक्शंस को समझने वाले हैं। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और CPCT के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन एक्सेल के फंक्शन से होते हैं। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल के सभी मैथमेटिकल फंक्शंस को समझने वाले हैं जो कि कई बार पेपर में पूछे गए हैं। MS एक्सेल के अंदर मल्टीपल टाइप के फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर वह फंक्शन सेलेक्ट करे हैं जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम मैथमेटिकल फंक्शन को समझेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिकल कैटेगरी के फंक्शन को समझेंगे, लॉजिकल फंक्शन को समझेंगे, टेक्स्ट फंक्शन को समझेंगे और डेट एंड टाइम फंक्शन को भी समझेंगे। आज का जो वीडियो है यह मैथमेटिकल फंक्शन पर डिपेंड है। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन की वर्किंग क्या होती है, फंक्शन किस लिए उपयोग किया जाता है। फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है। फंक्शन एक बना बनाया फॉर्मूला होता है। एक्सेल के अंदर कई प्रकार के फंक्शन होते हैं जो कि कैलकुलेशन करते हैं और कंडीशन को चेक करते हैं। एक्सेल में यदि आपको कोई कैलकुलेशन करना है या किसी कंडीशन को चेक करना है तो उसके लिए फॉर्मूला और फंक्शन का उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला यूजर डिफाइन होता है, मतलब फॉर्मूला यूजर बनाता है, जबकि फंक्शन कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं। तो फंक्शन एक बना बनाया फॉर्मूला होता है जो कि एक्सेल में पहले से स्टोर होता है। फंक्शन का उपयोग कैलकुलेशन करने के लिए और कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। आज की वीडियो में हम सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शन को समझने वाले हैं और हमारा प्रयास होगा कि इन सभी फंक्शन को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझें, क्योंकि कई बार आपको पेपर में फंक्शन का काम पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, और कई बार आपको पेपर में फंक्शन लगाकर दिया जाता है जिसमें आपको आउटपुट बताना होता है। तो आज की वीडियो हम मैथमेटिकल फंक्शन के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शन को विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के समझने वाले हैं। तो चलते हैं MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पर और कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैटेगरी के फंक्शंस को सीखते हैं। तो अब हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर हमने एक्सेल के मैथ कैटेगरी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें लगभग हमने 15 से 16 प्रकार के इंपॉर्टेंट फंक्शन को सिलेक्ट किया है, जिनसे संबंधित पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हमने एक सैंपल डेटा भी तैयार किया है। इस डेटा पर हम यह सभी फंक्शन प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखेंगे। आज हम मैथ कैटेगरी के फंक्शन पढ़ रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम और भी कैटेगरी के फंक्शन को समझेंगे। आज की वीडियो में केवल हम मैथ कैटेगरी के फंक्शन को समझ रहे हैं, जो कि लगभग हमारे 15-16 फंक्शन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला फंक्शन, जो कि है सम फंक्शन। सम फंक्शन मतलब कुछ नंबर को ऐड करना, कुछ नंबर को जोड़ना। एक्सेल में यदि आपके पास कुछ नंबर हैं, आप उन नंबर को ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो आप सम फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सम एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ नंबर को जोड़ता है और एडिशन करने के बाद आपको आंसर प्रोवाइड करता है। यदि आप सम फंक्शन को प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हैं तो इक्वल के साथ सम फंक्शन को टाइप करें और सम फंक्शन के अंदर वह रेंज दे दें जिस रेंज को आप जोड़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें सभी स्टूडेंट के मार्क्स को जोड़ना है, तो हमने यहां पर मार्क्स की रेंज दे दी। जैसे ही हमने रेंज दी, इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं सम फंक्शन ने हमें सभी स्टूडेंट के मार्क्स को जोड़कर आंसर प्रदान कर दिया। यह होता है एक्सेल का सम फंक्शन, जो कि दी गई रेंज का एडिशन करता है, सम करता है और आपको आंसर प्रदान कर देता है। तो एक्सेल में यदि आपको एक रेंज का या कुछ नंबर्स का एडिशन करना है, सम करना है, तो आप सम फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अभी हमने सम फंक्शन को रेंज पर अप्लाई किया, अब हम इस फंक्शन को नंबर्स पर अप्लाई करके देखते हैं। यदि हम रेंज के स्थान पर इसमें नंबर को देते हैं तो यह किस प्रकार से वर्क करेगा।
इक्वल के साथ हमने सम फंक्शन को लगाया और यहां पर हम नंबर को टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 3, तीसरा नंबर है 4 और चौथा नंबर है हमारा 1। आप देख सकते हैं हमने सम फंक्शन के अंदर नंबर को पास किया है आर्ग्यूमेंट के रूप में। फंक्शन के अंदर जो वैल्यू दी जाती हैं उन्हें कहा जाता है आर्ग्यूमेंट। इसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया तो भी सम फंक्शन वर्क कर रहा है। मतलब सम फंक्शन के अंदर या तो हम रेंज दे सकते हैं या फिर हम नंबर भी दे सकते हैं और प्रत्येक नंबर को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। तो सम फंक्शन रेंज पर भी वर्क करता है, साथ ही साथ डायरेक्ट नंबर पर भी वर्क करता है। अब पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। यहां पर हमने नंबर के साथ कुछ लॉजिकल वैल्यू दे दी। एक हमने लॉजिकल वैल्यू दी ट्रू, दूसरी वैल्यू दी फॉल्स और तीसरी वैल्यू फिर से दी हमने ट्रू। अब पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसा फंक्शन लगाकर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। आपको यहां पर एक बात याद रखनी है कि जो ट्रू है इसका मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। ट्रू का मतलब क्या है 1 और फॉल्स का मतलब क्या है 0। जब आप सम करेंगे तो जो नंबर आपने दिए हैं उनका तो सम होगा, साथ ही साथ ट्रू को 1 माना जाएगा तो यह भी ऐड हो जाएगा। 0 होगा फॉल्स जो कि ऐड नहीं होगा, 0 है, यह ट्रू भी हो जाएगा 1 तो इसको भी ऐड कर लेंगे। मतलब हमारा आंसर कितना आना चाहिए 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13 और 13 में एक ऐड होगा ट्रू का तो 14, एक और ऐड होगा इस ट्रू का तो 15। हमें आंसर यहां पर कितना मिलेगा अब 15 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर 13 तक तो डायरेक्ट नंबर दिए थे लेकिन दो लॉजिकल वैल्यू दी थी। लॉजिकल वैल्यू मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अब पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। आपको केवल याद रखना है कि ट्रू का मतलब है 1, फॉल्स का मतलब है 0। आप आसानी से आंसर को यहां पर सिलेक्ट कर पाएंगे। तो हमने सम फंक्शन को 3 तरीके से समझा, रेंज के साथ, नंबर के साथ और लॉजिकल वैल्यू के साथ। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, यहां पर हमने कुछ नंबर दिए हैं और एक कैरेक्टर दे दिया R, एक कैरेक्टर दे दिया R। अब हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा, यहां पर आपको यह बताना होता है कि अब इस फंक्शन का आउटपुट क्या मिलेगा। इस फंक्शन का आउटपुट होगा एरर। यदि आप इस प्रकार से इसको रन करेंगे तो यह आपको एक एरर प्रोवाइड करेगा। एरर क्यों? क्योंकि सम फंक्शन तो नंबर पर वर्क करता है और हमने यहां पर नंबर के साथ क्या दे दिया, इसको एक कैरेक्टर, एक अल्फाबेट भी दे दिया है तो यहां पर हमें एरर प्राप्त होगी। आप यहां पर यदि अल्फाबेट को पास करते हैं तो आप देख सकते हैं एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि सम फंक्शन वर्क करता है किस पर, नंबर्स पर, और हमने इसको क्या दे दिया, एक कैरेक्टर। आप कैरेक्टर को यदि सिंगल कोट में भी लिखते हैं तो भी यहां पर आपको एरर प्राप्त होगी, क्योंकि जो सम फंक्शन है वह केवल नंबर पर वर्क करता है। लॉजिकल वैल्यू पर भी वर्क करता है, ट्रू एंड फॉल्स पर, लेकिन अल्फाबेट पर या कैरेक्टर पर वर्क नहीं करता है। तो यहां पर हमने सम फंक्शन को मल्टीपल एग्जाम्पल से समझा। इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपको पेपर में मिलने वाले हैं। यहां पर आपको इस फंक्शन से संबंधित एक शॉर्टकट की भी याद करनी है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है एक्सेल में सम फंक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है या ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑटो सम, यदि आपको एक्सेल में कहीं पर सम करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें इन सभी मार्क्स का सम करना है, तो हमने नीचे कर्सर को प्लेस किया और ऑल्ट प्लस इक्वल को प्रेस किया। ऑल्ट प्लस इक्वल से हम एक्सेल में ऑटो सम का यूज कर सकते हैं या सम फंक्शन को लगा सकते हैं। एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। यह होता है ऑटो सम, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस इक्वल। तो अभी हमने एक्सेल का पहला फंक्शन समझा जो कि है हमारा सम फंक्शन। अब हम समझने वाले हैं दूसरा फंक्शन जो कि है हमारा सम इफ फंक्शन। सम इफ, आपने पहला फंक्शन समझा सम फंक्शन क्या कर रहा है, नंबर्स को जोड़ रहा है, एडिशन कर रहा है। अब हम दूसरा फंक्शन समझ रहे हैं सम इफ फंक्शन। सम इफ का मतलब है यदि एक कंडीशन सही होगी तो सम किया जाएगा और कंडीशन सही नहीं होगी तो सम नहीं किया जाएगा। मतलब एक्सेल में यदि आपको कंडीशन के आधार पर सम करना है, कंडीशन के आधार पर नंबर को जोड़ना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है सम
इफ फंक्शन का। सम इफ फंक्शन एक कंडीशन के आधार पर, एक क्राइटेरिया के आधार पर दी गई रेंज का सम करता है। नॉर्मल सम फंक्शन डायरेक्ट नंबर को जोड़ देता है, लेकिन सम इफ फंक्शन एक क्राइटेरिया के आधार पर, एक कंडीशन के आधार पर सम करता है। देखते हैं इसको प्रैक्टिकली यूज करके। हमें इक्वल के साथ सम इफ फंक्शन को लगाना है। सबसे पहले हमें इसमें रेंज देनी होती है। रेंज मतलब जिस नंबर को हमें ऐड करना है, तो हमने यहां पर मार्क्स की रेंज दे दी, हमने यहां पर रेंज दी। इसके बाद हमें लगाना होता है कॉमा, हमने कॉमा लगाया। अब हमसे मांगा जाता है क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। आपको किस कंडीशन के आधार पर सम करना है, किस कंडीशन के आधार पर एक क्राइटेरिया या कंडीशन हमें देनी होती है। तो क्राइटेरिया या कंडीशन को डबल कोट में टाइप किया जाता है, डबल कोट में। यहां पर हमने कंडीशन दे दी ग्रेटर देन 50। इसका मतलब क्या है, हमें सम करना है मार्क्स का, लेकिन केवल वही मार्क्स सम करने हैं जो बड़े होंगे 50 से। केवल वह नंबर जोड़े जाएंगे अब जो कितने से बड़े होंगे, 50 से। यह कहलाता है सम इफ फंक्शन, जो एक कंडीशन के आधार पर सम करता है। अब हमें आंसर अलग मिला, क्यों? क्योंकि केवल वही नंबर जोड़े गए हैं जो कि 50 से बड़े हैं। यहां पर 50 को भी नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि हमने कंडीशन में ग्रेटर देन लगाया था। यदि हम ग्रेटर देन इक्वल कर देंगे तो अब 50 को भी जोड़ा जाएगा। एक कंडीशन के आधार पर यदि आपको नंबर्स को ऐड करना है, सम करना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है सम इफ फंक्शन का। नॉर्मल सम फंक्शन डायरेक्ट नंबर का एडिशन करता है, जबकि सम इफ फंक्शन एक कंडीशन के आधार पर नंबर को जोड़ता है या सम करता है। तो हमने दो फंक्शन समझे, पहला समझा सम, दूसरा समझा सम इफ। अब हम समझने वाले हैं सम फंक्शन का तीसरा टाइप, सम इफ्स फंक्शन। सम फंक्शन डायरेक्ट नंबर को जोड़ रहा था, सम इफ ने एक कंडीशन के आधार पर नंबर को जोड़ा। सम इफ्स मतलब मल्टीपल कंडीशन के आधार पर नंबर को जोड़ना। मल्टीपल कंडीशन के आधार पर नंबर को जोड़ना है तो उसके लिए दिया गया है सम इफ्स फंक्शन। सम इफ्स मतलब कई कंडीशन के आधार पर, कई क्राइटेरिया के आधार पर आप नंबर को जोड़ सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन के साथ नंबर को ऐड करना है तो होता है सम इफ्स फंक्शन। देखते हैं इसको प्रैक्टिकली यूज करके। आपको इक्वल के साथ सम इफ्स फंक्शन को लगाना है। यहां पर आपको पहला आर्ग्यूमेंट देना होता है सम रेंज मतलब जिस रेंज का आपको सम करना है, जिसको जोड़ना है। तो हमने सम रेंज दे दी यहां पर मार्क्स, हमें मार्क्स का एडिशन करना है, मार्क्स को जोड़ना है। इसके बाद हमें कॉमा लगाना होता है। अब हमें दूसरा आर्ग्यूमेंट देना होता है क्राइटेरिया रेंज वन मतलब कंडीशन की पहली रेंज। पहली कंडीशन किस रेंज पर लगेगी वह रेंज हमें यहां देनी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम पहली कंडीशन लगाने वाले हैं क्लास पर, तो हमने क्लास वाले कॉलम का डेटा सिलेक्ट कर दिया, क्लास वाले कॉलम की रेंज दे दी। सम किसका करना है, मार्क्स का, लेकिन पहली कंडीशन किस पर लगेगी, क्लास पर। तो हमने यहां पर क्लास वाले कॉलम की रेंज दे दी। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब हमसे क्या मांगा जा रहा है, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन 1। आपको क्लास पर कौन सी कंडीशन लगानी है वह लगा दीजिए। तो कंडीशन को, क्राइटेरिया को डबल कोट में लिखा जाता है। हमने यहां पर क्राइटेरिया सेट किया DCA। इसका मतलब क्या है, सम होगा मार्क्स का, पहली कंडीशन किस पर लगेगी, क्लास पर, और क्लास क्या होनी चाहिए, DCA होनी चाहिए। मतलब अब केवल वही नंबर जोड़े जाएंगे जिन स्टूडेंट की क्लास क्या होगी, DCA होगी। हम इस फंक्शन को इतना भी उपयोग कर सकते हैं। यदि हम ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर की को प्रेस करें तो अब हमें आंसर अलग प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि अब केवल उन्हीं स्टूडेंट के नंबर को जोड़ा गया है जो DCA क्लास से हैं, जो कि DCA कर रहे हैं। अब सभी स्टूडेंट के मार्क्स को नहीं जोड़ा गया है, केवल वह मार्क्स जोड़े गए हैं जो DCA कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सम इफ्स ने क्या कर दिया, हमें एक कंडीशन के आधार पर सम करने की सुविधा दे दी। लेकिन एक कंडीशन तो हम सम इफ से भी चेक कर पा रहे थे, बट सम इफ केवल उसी कॉलम पर कंडीशन लगाता है जिस कॉलम का सम हो रहा था। जबकि सम इफ्स ने क्या किया, मार्क्स का सम किया लेकिन कंडीशन लगा दी क्लास पर। और अभी तो एक कंडीशन लगी थी, हम इसमें और कंडीशन भी दे सकते हैं।
हमने यहाँ पर पहली कंडीशन के बाद कॉमा लगाया। अब हमसे मांगा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरी कंडीशन आपको किस रेंज पर लगानी है वह रेंज दे दिए, तो हमें दूसरी कंडीशन लगानी है कैटेगरी पर। तो हमने कैटेगरी वाला कॉलम सेलेक्ट किया, कैटेगरी वाला। दूसरी कंडीशन कैटेगरी पर लगेगी और हमें कंडीशन क्या लगानी है, हमें केवल उन स्टूडेंट के नंबर को जोड़ना है जो जर्नल कैटेगरी से हैं। अब आप देख सकते हैं एक साथ दो कंडीशन लग गई। सम करना है मार्क्स का, पहली कंडीशन किस पे लगी है, क्लास पर, क्लास होनी चाहिए डीसीए। दूसरी कंडीशन किस पर लग गई, कैटेगरी पे, कैटेगरी क्या होनी चाहिए, जर्नल। अब केवल वह नंबर जोड़े जाएंगे जो स्टूडेंट डीसीए के होंगे और जर्नल कैटेगरी से होंगे। एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं अब आंसर अलग आया। क्यों, क्योंकि डीसीए क्लास का अब जो जर्नल कैटेगरी का स्टूडेंट होगा केवल उसके मार्क्स को जोड़ा जाएगा। तो डीसीए का एक स्टूडेंट जर्नल कैटेगरी का यह है और दूसरा डीसीए क्लास का जर्नल कैटेगरी का स्टूडेंट यह है। इन दोनों के मार्क्स को जोड़ा गया, आंसर मिल गया हमें 62। यह होता है सम इफ्स। सम इफ्स क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन के आधार पर, मल्टीपल क्राइटेरिया के आधार पर दी गई रेंज का सम करता है। तो अभी हमने सम फंक्शन के 3 टाइप को समझा। सम जो कि बिना कंडीशन के आधार पर सम करता है, सम इफ जो कि एक कंडीशन के आधार पर सम करता है, सम इफ्स जो कि मल्टीपल कंडीशन के आधार पर सम करता है। अब हम फोर्थ फंक्शन समझने वाले हैं, सम एस क्यू या सम्स क्यू, जिसका मतलब होता है सम स्क्वायर। सम स्क्वायर इस फंक्शन का क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम हुए सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया था। जो सितंबर में सीपीसीटी का एग्जाम हुआ था उसमें सम एस क्यू फंक्शन का एक क्वेश्चन आया था। इसका क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है, इक्वल सम एस क्यू फंक्शन लगा था और इसमें यहां पर कुछ नंबर दिए गए थे, जैसे कि हमने यह नंबर दे दिए और हमें इसका आउटपुट बताना था क्या होगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन सितंबर वाले सीपीसीटी एग्जाम में पूछा गया है। आपको पहले यह पता होना चाहिए कि सम एस क्यू या सम्स क्यू फंक्शन करता क्या है। इसका मतलब है सम स्क्वायर। सम स्क्वायर ये क्या करेगा, आपने जो नंबर दिए हैं पहले इनका स्क्वायर निकालेगा, उसके बाद उन स्क्वायर को जोड़ देगा, सम कर देगा। फंक्शन का नाम है सम एस क्यू, मतलब सम स्क्वायर। पहले यह स्क्वायर निकालेगा, जो नंबर आपने दिए हैं फिर उनका सम कर देगा। मतलब पहले 5 का स्क्वायर निकालेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 कितने हो गए 29। उसके बाद 3 का स्क्वायर निकालेगा जो कि होगा 9 और 9 को जोड़ेगा 29 में, तो आंसर आ जाएगा 38। एंटर की को प्रेस करें, आप देख सकते हैं आंसर कितना आया हमारा 38। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अब पेपर में आ रहे हैं। जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ है उसमें सम एस क्यू फंक्शन का एक क्वेश्चन आया है। आपको याद रखना है सम एस क्यू फंक्शन पहले हर नंबर का स्क्वायर निकालेगा, उसके बाद सभी नंबर के स्क्वायर को जोड़ देगा। यह होता है सम एस क्यू या सम स्क्वायर फंक्शन, जो कि हमारा आज का फोर्थ फंक्शन था। पहले यह दिए गए नंबर का स्क्वायर निकालेगा, उसके बाद सभी स्क्वायर को ऐड कर देता है। यह होता है सम स्क्वायर फंक्शन, जो कि आज का हमारा फोर्थ फंक्शन था। अब हम समझने वाले हैं अगले फंक्शन को, जो कि है पावर फंक्शन। पावर, आपको यहां पर ध्यान रखना है एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर नाम का ही फंक्शन होता है। कई बार पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। आपको पावर की 4 अलग अलग स्पेलिंग दी जाती हैं, जिसमें POW भी होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर फंक्शन को हमें पूरा लिखना होता है, कंप्लीट स्पेलिंग लिखनी होती है। पावर फंक्शन करता क्या है, पावर कैलकुलेट करता है। पावर, यदि आपको एक नंबर पर किसी दूसरे नंबर से पावर लगानी है तो आप पावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको यूज किस प्रकार किया जाता है, इक्वल पावर। यहां पर आपको 2 नंबर देने होते हैं, एक नंबर और एक पावर। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर दिया 5, कॉमा लगाया, पावर दिया 2। इसका मतलब क्या होगा, हमें 5 के ऊपर 2 की पावर कैलकुलेट करनी है। 5 के ऊपर 2 की पावर कैलकुलेट करनी है, मतलब आंसर आ जाएगा 25। 5 के ऊपर 2 की पावर। आपको एक नंबर देना है
और उस नंबर के ऊपर कितनी पावर कैलकुलेट करनी है वह पावर का नंबर देना है, आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। तो एक्सेल में यदि आपको पावर कैलकुलेट करना है तो पावर नाम का फंक्शन यूज किया जाता है जो कि दो आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला नंबर और दूसरा पावर। इन दोनों को कैलकुलेट करता है और आपको आंसर प्रदान कर देता है। तो एक्सेल में यदि आपको पावर कैलकुलेट करना है तो पावर नाम का फंक्शन उपयोग किया जाता है जिसकी कंप्लीट स्पेलिंग हमें टाइप करनी होती है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए किस सिंबल का या किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। आपने अभी पढ़ा, आपने अभी समझा कि एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर फंक्शन का यूज किया जाता है, लेकिन एक्सेल में पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंबल भी होता है, एक ऑपरेटर भी होता है जिसे कहा जाता है कैरेट या कैप। कैरेट या कैप जो कि कीबोर्ड में 6 नंबर की की के साथ होता है। इक्वल के साथ यदि हम यहां पर लिखते हैं 5, फिर लगाते हैं कैरेट या कैप को और लिखते हैं 2, तो यह भी पावर कैलकुलेट करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर 2 की पावर। एंटर की को प्रेस करेंगे तो भी आपको आंसर वही प्राप्त होगा। मतलब एक्सेल में पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर फंक्शन तो होता है, साथ ही साथ कैरेट या कैप का यूज भी किया जा सकता है। तो यहां पर पावर से संबंधित दो क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो पावर फंक्शन होता है, एक कैरेट या कैप का यूज पावर कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। यह था हमारा 5वां फंक्शन। देखते हैं अगला फंक्शन जो कि है मोड फंक्शन। आपसे कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि मोड फंक्शन क्या वर्क करता है, या एक्सेल में रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए, रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर या शेषफल निकालने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो एक्सेल में यदि आपको एक नंबर में दूसरे नंबर से भाग देना है और शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो मॉड फंक्शन का यूज किया जाता है, मॉड। और मॉड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। मॉड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस, जो कि एक्सेल में एक नंबर में दूसरे नंबर से भाग देता है और रिमाइंडर या शेषफल प्रदान करता है। मॉड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। यह किस प्रकार यूज किया जाता है, इक्वल मॉड आपको लगाना है। यहां पर आपको दो नंबर देने होते हैं, एक नंबर जिसमें भाग देना है, फॉर एग्जाम्पल हमने दिया 10, और दूसरा आपको देना होता है डिवाइजर, आपको किससे भाग देना है। तो मान लो हमने दे दिया यहां पर 3, मतलब क्या होगा इसका, हमें 10 में 3 का भाग देना है और शेषफल निकालना है। शेषफल मतलब रिमाइंडर, तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 10 3 से पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, पूरा पूरा तो भाग जाएगा नहीं, हमें शेषफल कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो एक्सेल में रिमाइंडर या शेषफल निकालने के लिए मॉड फंक्शन का यूज किया जाता है, जो कि एक नंबर लेता है और एक डिवाइजर लेता है। तो एक्सेल में रिमाइंडर या शेषफल कैलकुलेट करने के लिए मॉड फंक्शन का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। हमने यह 6वें नंबर का फंक्शन समझा मॉड। देखते हैं हमारा अगला फंक्शन जो कि है एबीएस। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। एबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्सोल्यूट। एक्सेल में यदि आपको किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू प्राप्त करनी है तो एबीएस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एबीएस, एबीएस का फुल फॉर्म होता है एब्सोल्यूट, जो कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करता है। एबीएस फंक्शन नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर हैं, यह हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर हैं और कुछ पॉजिटिव नंबर भी हैं। यदि हम इन नंबर पर एबीएस फंक्शन का यूज करते हैं, एबीएस हमने पहला नंबर दिया -5, एंटर की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं -5 को एबीएस ने किस में बदल दिया, +5 में, +5 में। यदि हम इसको नीचे ड्रैग करें तो जो जो नंबर हमारे नेगेटिव नंबर थे, माइनस में थे, वह सभी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए हैं। मतलब यदि एक्सेल में आपको किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो आप एबीएस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक्सेल में नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, वह फंक्शन होता है एबीएस। एबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्सोल्यूट, जो कि एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में बदलता है। आप इसको इस प्रकार भी उपयोग कर सकते हैं, एबीएस फंक्शन को लिखें और इसमें कोई भी एक माइनस में नंबर दे दें।
हमने दिया है -5, एंटर की को प्रेस करेंगे तो यह हमें -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू देगा जो कि हो जाएगी +5। तो एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, जो कि एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अगला फंक्शन समझते हैं जो कि है प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट का मतलब है यहां पर मल्टीप्लिकेशन करना, गुणा करना। एक्सेल में यदि आपको कुछ नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है, तो आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट फंक्शन का। प्रोडक्ट मतलब गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यह कुछ नंबर हैं, इन सब का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है, तो हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल, यहां पर हम अपना फंक्शन लगाएंगे प्रोडक्ट, और हमें इसमें रेंज देनी होती है या नंबर, तो हमने अपनी रेंज दे दी। हमें यहां से यहां तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट फंक्शन हमें दिए गए नंबर का गुणा करके, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर प्रदान कर देता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है या गुणा करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, वह होता है प्रोडक्ट फंक्शन। इसको हम इस प्रकार भी यूज कर सकते हैं। हमने इक्वल के साथ प्रोडक्ट फंक्शन को लगाया, यहां पर दे दिया हमने 5, 4, 2। अभी हमने प्रोडक्ट फंक्शन को रेंज पर यूज किया था, अब हम प्रोडक्ट फंक्शन को डायरेक्ट नंबर पर यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आंसर कितना आ जाना चाहिए हमारा, पहले 5 का गुणा हम 4 से कर लेते हैं तो हो जाएगा 20, और 20 का गुणा फिर हम 2 से कर देते हैं तो आंसर मिल जाएगा हमें 40। तो प्रोडक्ट फंक्शन एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन करता है, गुणा करता है। एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या गुणा करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। यह था हमारा 8th नंबर का फंक्शन। देखते हैं अगला फंक्शन जो कि है फैक्ट फंक्शन। फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालने के लिए फैक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। एक्सेल में यदि आपको किसी एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो आप फैक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। फैक्ट, फैक्टोरियल क्या होता है, यदि हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम 5 से 1 कम करेंगे 4, 4 से 1 कम करेंगे 3, 3 से 1 कम करेंगे 2, 2 से 1 कम करेंगे 1। जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसको 1 कम करते जाते हैं और उसी में गुणा करते जाते हैं, और ऐसा हमें बंद तक करना होता है, तब हमारा फैक्टोरियल निकल आता है। एक्सेल में यदि आपको फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फैक्ट नाम का फंक्शन यूज किया जाता है। आपको इक्वल के साथ फैक्ट फंक्शन को टाइप करना है और वह नंबर देना है जिसका आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। हमने दिया है 5, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फैक्ट फंक्शन ने हमें 5 का फैक्टोरियल निकाल कर दे दिया है। 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 120। तो एक्सेल में यदि आपको किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो आप फैक्ट फंक्शन को लगाएं और वह नंबर पास करें जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो एक्सेल में फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फैक्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यह था हमारा 9th फंक्शन। देखते हैं अगला फंक्शन जो कि है SQRT। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, एक्सेल में यदि आपको एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT फंक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में यदि आपको किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसको आपको इक्वल के साथ टाइप करना है SQRT, और यहां पर एक नंबर देना है जिसका आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं और एंटर की को प्रेस करें। तो एक्सेल में यदि आपको किसी भी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप उसके लिए SQRT फंक्शन का यूज कर सकते हैं। SQRT फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में एक नंबर को लेता है और उस नंबर का स्क्वायर रूट प्रदान कर देता है। तो एक्सेल में स्क्वायर रूट निकालने के लिए SQRT फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यह था हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन जो कि एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालकर प्रदान करता है। देखते हैं हमारे अगले फंक्शन को। अब हमारे यह जो फंक्शन है, यह सभी फंक्शन डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू पर वर्क करते हैं। राउंड फंक्शन, राउंड अप, राउंड डाउन, इंट, फ्लोर और सीलिंग, इन फंक्शन से संबंधित कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। यदि आपने
राउंड फंक्शन को समझ लिया तो यह सभी फंक्शन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। राउंड फंक्शन, पहले आपको राउंड फंक्शन को समझना है, इसके बाद यह सभी फंक्शन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। राउंड का मतलब है किसी वैल्यू को राउंड ऑफ कर देना। राउंड ऑफ मतलब यदि कोई दशमलव वाली संख्या है तो उस दशमलव वाली संख्या में से दशमलव को हटाकर उसको जर्नल नंबर में, इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देना। या फिर दशमलव के बाद आपको कितने अंक शो करने हैं यह भी आप सेट कर सकते हैं राउंड फंक्शन से। राउंड फंक्शन राउंड अप का वर्क भी करता है और राउंड डाउन का वर्क भी करता है। यदि आपके पास कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, दशमलव वाली वैल्यू है, उसमें आपको दशमलव के बाद कितने अंक शो करने हैं आप यह सेट कर सकते हैं राउंड फंक्शन से। या फिर आपको यदि दशमलव के बाद सभी प्लेसेस को, सभी डिजिट को हटाना है और केवल इंटीजर नंबर को शो करना है तो यह काम भी आप राउंड फंक्शन से कर सकते हैं। राउंड फंक्शन मल्टीपल टाइप से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा इक्वल राउंड, हमने इसमें एक नंबर दिया 10.25, एक हमें इसमें नंबर देना होता है तो हमने नंबर क्या दे दिया है 10.25, और कॉमा के बाद हमें देना होता है नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट का मतलब क्या है, दशमलव के बाद हमें कितने अंक शो करने हैं, दशमलव के बाद कितने अंक शो करने हैं। अभी हमारे नंबर में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, मान लो हमने यहां पे दे दिया 1, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं जो हमारा नंबर था वह 10.3 में बदल गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने नंबर दिया था 10.25 और हमने कहा दशमलव के बाद हमें 1 अंक शो करना है तो इसने राउंड अप कर दिया। राउंड अप कर दिया, जो राउंड फंक्शन है वह राउंड अप भी करता है, राउंड डाउन भी करता है, तो इसने राउंड अप कर दिया। यदि हम यहां पे 1 की जगह 2 कर दें तो आप देखेंगे हमारा सेम नंबर शो हो रहा है। यदि हम यहां पर 2 की जगह 3 कर दें तो आप देखेंगे हमारे नंबर में 2 ही डिजिट थे, दशमलव के बाद 2 को शो किया जा रहा है, तीसरा डिजिट था ही नहीं। लेकिन यदि हम यहां पर 0 कर दें तो अब इसका मतलब क्या है, हमें राउंड ऑफ करना है 10.25 को, मतलब दशमलव के बाद के अंक को हटा देना है। हमने दशमलव के बाद कितने अंक कर दिए, यहां पर 0, एंटर की को प्रेस करेंगे तो अब जो हमारा नंबर था 10.25 वह किस में बदल गया है, हमारा केवल 10 में, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। हमने राउंड किया 10.25 को और हमने यहां पर बताया कि हमें दशमलव के बाद 0 अंक शो करने हैं, 0 डिजिट शो करनी है, तो उसने राउंड ऑफ कर दिया। और यदि हम यहां पर एक बड़ा नंबर दे दें दशमलव के बाद, फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया 65, हमारा नंबर है 10.65 और हमने यहां पर दिया है दशमलव के बाद हमें 0 अंक शो करना है, एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अब इसने हमारे नंबर को राउंड अप कर दिया है। राउंड अप कर दिया है, जब हमारा दशमलव के बाद का अंक था 25 और हमने दशमलव को हटाया 0 किया तो हमारा नंबर आ रहा था 10, मतलब यह राउंड डाउन कर रहा था। राउंड डाउन कर रहा था मतलब दशमलव के बाद की संख्या को हटाने पर नंबर को कम कर रहा था। 10.25 की जगह क्या दे रहा था, 10 दे रहा था। लेकिन यदि दशमलव के बाद की संख्या 49 से बड़ी हो जाती है, 0.49 से बड़ी, मान लो यहां पर है 54, हमने कर दिया 10.54 और हमने कहा दशमलव के बाद हमें 0 अंक चाहिए हैं, एंटर की को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं आंसर कितना मिल रहा, हमें 11 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। मतलब जो राउंड फंक्शन है इससे हम दशमलव के बाद कितने अंक शो करने हैं यह सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ दशमलव को हटा भी सकते हैं। जो राउंड फंक्शन है यह जब दशमलव को हटाता है तो या तो नंबर को राउंड अप करेगा या नंबर को राउंड डाउन करेगा, दोनों का काम करता है। राउंड अप का भी करता है, राउंड डाउन का भी करता है। लेकिन राउंड अप या राउंड डाउन कैसे होगा यह डिपेंड करता है दशमलव के बाद वाले नंबर पर। यदि यह नंबर 49 तक होगा तो नंबर को राउंड डाउन किया जाएगा, आप देख सकते हैं 10 मिलेगा आपको। और यदि यह नंबर
50 या 50 से बड़ा होगा तो नंबर को राउंड अप कर दिया जाएगा, मतलब बढ़ा दिया जाएगा। जो राउंड फंक्शन है यह राउंड फंक्शन डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में तो कन्वर्ट करता है, साथ ही साथ डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस कितने डिजिट हमें शो करने हैं यह भी सेट करता है। और राउंड फंक्शन वैल्यू को राउंड अप भी करता है, राउंड डाउन भी करता है। मतलब जो राउंड अप है, राउंड डाउन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है राउंड, जो कि वैल्यू को अप भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है। तो यदि आपके पास कोई दशमलव वाली संख्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू है और आप उसको इंटीजर में बदलना चाहते हैं या दशमलव के बाद कितने अंक शो करने हैं यह सेट करना चाहते हैं, तो आप राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हमने यदि राउंड को समझ लिया तो हमें राउंड अप और राउंड डाउन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि राउंड फंक्शन वैल्यू को अप भी कर रहा था, डाउन भी कर रहा था। लेकिन यदि आपको दशमलव हटाने के बाद यदि वैल्यू को केवल अप साइड पर ले जाना है तो आप यूज करें राउंड अप का, और यदि वैल्यू को डाउन साइड पर ले जाना है तो आप यूज करें राउंड डाउन का। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने फंक्शन लगाया राउंड अप, राउंड अप, यहां पर हमने नंबर दिया 10.12 कामा हमने दिया 0। इसका मतलब क्या है, हम जो डेसिमल पॉइंट वाला नंबर दे रहे हैं 10.12, इसमें हमें दशमलव के बाद 0 अंक चाहिए हैं, लेकिन नंबर को करना है राउंड अप। राउंड अप करना है मतलब आंसर कितना मिलेगा, हमें 11 मिलेगा। हमने नंबर जरूर दिया था यहां पर 10.12, यदि राउंड फंक्शन होता तो आंसर मिलता 10, लेकिन राउंड अप कर दिया मतलब अब हमेशा दशमलव को हटाने पर वैल्यू को बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, इसलिए आंसर कितना मिला, हमें 11 मिला। राउंड फंक्शन वैल्यू को राउंड अप भी कर रहा था, डाउन भी कर रहा था, लेकिन राउंड अप हमेशा क्या करेगा, वैल्यू को अप करेगा। यदि आपने दशमलव के बाद बहुत कम वैल्यू भी दी है तो भी आपको वैल्यू अप करके दी जाएगी, क्योंकि फंक्शन का नाम ही क्या है, राउंड अप। जबकि इसका अपोजिट होता है राउंड डाउन। राउंड डाउन का मतलब क्या है, जब आप दशमलव को हटाएंगे तो वैल्यू को हमेशा डाउन किया जाएगा, कम किया जाएगा। हमने नंबर क्या दिया है 10.1 और हमने दशमलव को हटाया राउंड डाउन से, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, यहां पर केवल 10 मिलेगा। यदि हम दशमलव के बाद की संख्या को बढ़ा भी देते हैं तो भी हमें आंसर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, क्योंकि दशमलव को हटाने पर राउंड डाउन केवल वैल्यू को डाउन साइड पर ही शो करता है, जबकि राउंड अप हमेशा अप साइड पर शो करता है। और राउंड फंक्शन दोनों का वर्क करता है, वैल्यू बड़ी होगी दशमलव के बाद तो अप कर देगा और छोटी होगी तो डाउन कर देगा। तो यह तीनों फंक्शन एक ही प्रकार के होते हैं, बस तीनों की वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो राउंड फंक्शन, राउंड अप फंक्शन और राउंड डाउन फंक्शन तीनों ही डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू पर वर्क करते हैं। इन तीनों से आप डेसिमल पॉइंट के बाद शो होने वाले डिजिट को कंट्रोल कर सकते हैं या डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर शो हो रहे हैं उनको हटा सकते हैं। राउंड फंक्शन वैल्यू को अप भी करता है, डाउन भी करता है, लेकिन राउंड अप हमेशा नंबर को अप साइड पर शो करेगा और राउंड डाउन हमेशा डाउन साइड पर शो करेगा। अगला फंक्शन देखते हैं हमारा इंट फंक्शन। इंट मतलब होता है इंटीजर, इंट मतलब है यहां पर इंटीजर। इंट फंक्शन भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू पर वर्क करता है, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू पर। यदि आपके पास कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 100.25, हमने इंट के अंदर एक नंबर दिया है 100.25 और एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर कितना मिल रहा हमें, केवल 100। इंट का मतलब है इंटीजर। यदि आपके पास कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है और आपको केवल यह इंटीजर पार्ट सिलेक्ट करना है तो आप इंट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इंट मतलब इंटीजर, यह किसी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में से केवल इंटीजर पार्ट को सिलेक्ट करता है। इंट फंक्शन जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीजर। इसको हम और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर यह है, दूसरा नंबर यह है, तीसरा नंबर यह है। अब यदि हमें इन डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में से केवल फर्स्ट पार्ट को, इंटीजर पार्ट को सिलेक्ट करना है तो हम इक्वल के साथ
इंट फंक्शन को टाइप करेंगे और इस सेल का एड्रेस देंगे। एंटर की को प्रेस करने पर आप देख सकते हैं आंसर क्या प्राप्त हुआ, हमें केवल 10। मतलब एक डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में से केवल इंटीजर पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए इंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। आपके पास यदि कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है और आप उसमें से केवल इंटीजर पार्ट को, नंबर वाले पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हटाना चाहते हैं, तो आप इंट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इंट का मतलब होता है इंटीजर, जो कि केवल इंटीजर पार्ट को सिलेक्ट कर देता है। तो यह था हमारा इंट फंक्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन को। नेक्स्ट फंक्शन है फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन यह दोनों ही पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फ्लोर फंक्शन से और सीलिंग फंक्शन से कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन, फ्लोर का मतलब होता है नीचे, डाउन साइड पर, और सीलिंग कहां होती है, ऊपर, अप साइड पर। तो फ्लोर और सीलिंग दोनों ही राउंड अप करने का वर्क करते हैं, राउंड अप। इनका आंसर हमेशा हमें इंटीजर में मिलता है, नंबर में मिलता है। फ्लोर और सीलिंग फंक्शन राउंड अप और राउंड डाउन का वर्क करते हैं। जो फ्लोर फंक्शन है यह राउंड डाउन करता है और सीलिंग फंक्शन राउंड अप करता है। यदि आपके पास कोई एक नंबर है और आप उसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, यदि वह नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपको आंसर में वही नंबर मिलेगा। लेकिन यदि वह नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो उस नंबर से रिलेटेड, उस नंबर के पास वाला एक ऐसा नंबर आपको सिलेक्ट करके दिया जाता है जो उस नंबर से पूरा डिवाइड हो जाए। समझते हैं हम फ्लोर और सीलिंग को प्रैक्टिकल एग्जांपल से। हमने यहां पर लिखा इक्वल, हमने फ्लोर फंक्शन को लगाया, इसमें हमने एक नंबर दिया यहां पर 155, कामा हमने दे दिया 20, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं हमने फंक्शन क्या लगाया था, फ्लोर, एक नंबर दिया था हमने 155 और हमने इसको डिवाइड कितने से किया था, 20 से। इसका मतलब क्या है, 155 में 20 से भाग दिया जाएगा। यदि 155 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया, तो आंसर होगा 155 ही। लेकिन यदि 155 20 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो 155 से कम फ्लोर फंक्शन लगा है। फ्लोर मतलब नीचे, डाउन साइड पर 155 से कम एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करके दिया जाएगा जो 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आंसर हमें कितना मिला यहां पर, 140। मतलब 155 20 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो 155 से कम एक ऐसा नंबर हमें सेलेक्ट करके दिया गया जो 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यह होता है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेगा। यदि यह नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो आंसर आपका यही होगा। लेकिन यदि यह पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो इस नंबर से कम एक ऐसा नंबर आपको सेलेक्ट करके दिया जाएगा जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यह होता है फ्लोर फंक्शन, जो कि वैल्यू को राउंड डाउन करता है। राउंड डाउन करके आपको आंसर दे देता है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, राउंड्स आर नंबर डाउन, हमेशा डाउन साइड पर आपको आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर दे दिया 10,3। इसका मतलब क्या होगा, 10 में हमें 3 का भाग देना है। यदि 10 में 3 का पूरा पूरा भाग चला गया तो आंसर 10 होगा। लेकिन यदि 10 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं गया तो हमें 10 से कम एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करके दिया जाएगा जो कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आंसर आएगा 9। क्यों, क्योंकि 10 तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं रहा, लेकिन 10 से कम क्या था, 9 था, जो कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था। यह होता है हमारा फ्लोर फंक्शन। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा। यदि यह पूरा डिवाइड हो गया तो आपका आंसर यही होगा। लेकिन यदि यह पूरा डिवाइड नहीं होता है तो इस नंबर से कम एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करके दिया जाएगा जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यह होता है फ्लोर फंक्शन। यदि आपने फ्लोर फंक्शन को समझ लिया तो इसका जस्ट अपोजिट होता है सीलिंग फंक्शन। फ्लोर क्या कर रहा था, यदि नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था तो कम करके एक नंबर दे रहा था। फ्लोर नीचे होता है, जबकि सीलिंग कहां होती है, ऊपर। सीलिंग हमेशा अप करती है, राउंड अप। तो यदि आप सीलिंग फंक्शन को टाइप करते हैं, सीलिंग फंक्शन को,
और यहां पर आप देते हैं फॉर एग्जाम्पल 10, कामा हमने दिया 3। इसका मतलब क्या है, 10 को 3 से डिवाइड करना है। यदि 10 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो आंसर आएगा 10। लेकिन यदि 10 3 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो 10 से बड़ा मतलब अप साइड पर एक ऐसा नंबर सेलेक्ट किया जाएगा जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर क्या मिला, हमें 12 मिला, 12 मिला। क्यों, 10 तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन 12 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो सीलिंग हमेशा आपको राउंड अप करके आंसर देता है, जबकि फ्लोर हमेशा राउंड डाउन करता है। यह होते हैं फ्लोर और सीलिंग। आप यदि सीलिंग फंक्शन में कोई भी एक नंबर देते हैं और दूसरा इसको डिवाइड करने वाला नंबर देते हैं तो आपको हमेशा अप साइड पर आंसर मिलेगा। आप देख सकते हैं 155 20 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें आंसर क्या दिया गया है, 160, क्योंकि 160 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो सीलिंग फंक्शन हमेशा राउंड अप करता है, जबकि फ्लोर फंक्शन हमेशा राउंड डाउन करता है। यह थे हमारे मैथ कैटेगरी के एमएस एक्सेल के कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन जो कि कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के मैथमेटिकल और ट्रिग्नोमेट्री कैटेगरी के कुछ इंपोर्टेंट फंक्शंस को समझा और साथ ही साथ इन फंक्शन को प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखा। कई बार पेपर में आपको फंक्शन दिया जाएगा तो आपको आउटपुट बताना होगा, या फिर आपको किसी फंक्शन का पर्पस या वर्क पूछा जा सकता है। तो आप इन सभी फंक्शन को पढ़ें, समझें। यदि आपका किसी फंक्शन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।